12वीं बोर्ड का ये दूसरा प्री बोर्ड का पेपर है। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का पहला प्री बोर्ड का पेपर आप लोग हल कर चुके होंगे। अगर उसको हल नहीं किया तो उसको ज़रूर हल कर लें। इसी तरह का आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में पेपर आने वाला है। हिंदी कंपलसरी उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 हिंदी अनिवार्य, समय 3.25 घंटे का और पूर्णांक 80 अंक का। कुछ निर्देश हैं, खूब बार हमने इनको पढ़ लिया है। चौथे निर्देश जो आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखना है, इसका जरूर ध्यान रखना है। यहां से आपका पेपर शुरू है। खंड ए देखते हैं पहले। बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक सारणी बना करके, टेबल बना करके आपको बोर्ड की उत्तर पुस्तिका में ये 12 ही एबेसद हैं, इनके उत्तर लिखने हैं और इनका क्रम चेंज नहीं करना है। जिस क्रम में ये एबेसद हैं वही क्रम रखना आपको। बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है, पहला प्रश्न कह रहा है। तो बाजार दर्शन निबंध के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है कि यशपाल है, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती। तो बाजार दर्शन लेखक जो निबंध है उसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का, अर्थशास्त्र और विज्ञान का, समाजशास्त्र और विश्वास का, धर्म और अधर्म का। तो लेखक जो हैं धर्मवीर भारती, उन्होंने अपने बचपन के समय को याद करके यहाँ पर लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का सुंदर द्वंद्व का चित्रण किया है, जो उसकी जीजी और उसके मध्य चलता रहता है। अंधविश्वासी मान्यताओं पर यहाँ प्रहार किया गया है। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज किस पर आधारित है? स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृता पर। तो ये सारे के सारे ही जो बिंदु हैं ये आदर्श समाज जो है ये कल्पना के आधार स्तंभ है। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्दे पर किसकी कीमत है? जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है वहां से प्रश्न है। संवेदना की कीमत है, वक्त की कीमत है, दर्शक की कीमत है, दर्द की कीमत है। तो पर्दे पर कविता के अनुसार वक्त की कीमत है। पांचवा प्रश्न देखिए, कवि ने ए विप्लव के वीर किसे कहा? निराला जी के पाठ में से जो बादल राग कविता लगा रखी है उसमें से है। दुखी किसान को, पूंजीपति वर्ग को, शोषक वर्ग को, क्रांति के बादलों को। तो क्रांति के बादलों को आह्वान किया जा रहा है, इसलिए उनको ए विप्लव के वीर कहा है। द वाला सही है। क्रांति दूत कहा है बादलों को। बालक किस पर ललचाया है? फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयां लगा रखी है उसमें से प्रश्न है। सूरज पर, चांद पर, तारे पर, खिलौने पर। तो चांद पर ललचाया यार, अपनी माँ को चांद रूपी खिलौना लेने के लिए कह रहे हैं और माँ उसको दर्पण दिखा करके बहला रही है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, लिपि बोली उसे हम लिपि कहते हैं। व्याकरण तो शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों की जानकारी देता है और बोली जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। आठवां देखिए, पार्लियामेंट शब्द का सही अर्थ क्या है? संसद है, अधिनियम, कानून, प्रतिनिधि। तो पार्लियामेंट हम संसद को कहते हैं जहां कानूनों का निर्माण होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल्स है, बाइट है, नेट है या उपयुक्त सभी। तो टीवी पर जब खबर दिखाई जाती है तो जो दृश्य के साथ लेखन की शर्त अपने को निभानी पड़ती है उसमें ये तीनों ही काम करते हैं, विजुअल, बाइट और नेट। उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? गोवा में, पूना में, मसूरी में, मुंबई में। भारत में पहला छापाखाना गोवा में खुला था। ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआत हुई, मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई और विश्व का पहला छापाखाना
जर्मनी के गुटेनबर्ग में खुला, जर्मनी के गुटेनबर्ग में खुला था। और भारत में जो ये छापाखाना खुला, ये गोवा में जो है 1556 ईस्वी में खुला था, ये ध्यान रखें। नौवा कह रहा है कि, नौवा क्या 11वां कह रहा है, यशोधर बाबू ने अपना आदर्श व गुरु किसे माना? अपने पिता को माना, कृष्णानंद पांडे को, मेनन को, चंद्रदत्त तिवारी को। तो कृष्णानंद पांडे को उन्होंने अपना गुरु माना है, बे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं? ब्राजील और चंडीगढ़, चंडीगढ़ और दिल्ली, मिस्र और मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। द वाला ऑप्शन सही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 प्राचीन स्थल हैं, इनको सबसे पुराने नियोजित शहर माना गया है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में देखिए आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं, 6 रिक्त स्थान है। खड़ी बोली हिंदी के कौन से स्वरूप से निकली है? तो खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी स्वरूप से निकली है, यानी ये जो खड़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी जो है उससे निकली है, तो पश्चिमी स्वरूप से निकली है। काव्य में जहाँ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर लक्षणों के आधार पर, ध्यान दीजिए यहाँ आया लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाए तो वहाँ कौन सी शब्दशक्ति होती है? तो वहाँ होती है आपके लक्षणा शब्दशक्ति होती है। सूर्यास्त हो गया वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है? सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने पर सभी लोग अलग अलग अर्थ निकाल लेंगे। गायें चराने वाला जो चरवा है वो कहेगा कि घर जाने का टाइम हो गया। घर में काम करने वाली गृहिणी है वो कहेगी खाना बनाने का टाइम हो गया। इसी तरह मजदूरों के घर जाने का टाइम हो गया। अलग अलग इसके अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्दशक्ति हो जाएगी। काव्य में जहाँ शब्द की एकाधिक आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यानी शब्द एक से ज़्यादा बार आ रहा है और जितनी बार शब्द आ रहा है उसका अर्थ भी अलग अलग है। ऐसा होता है आपके यमक अलंकार में, कनक कनक ते सोगुनी। तो कनक कनक 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। अभिलेख के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा? अभिलेख जो है उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कहते हैं। सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? इस उदाहरण में देखिए, सुलगी अनुराग की आग वहां, यानी प्रेम की आग कहां सुलगी है? जहां पानी से भरे तालाब है। कहने का मतलब यह है कि पानी में आग कैसे लग सकती है? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार यहां हो जाएगा। ये 6 रिक्त स्थान थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके अपठित गद्यांश का आएगा। इस गद्यांश को 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है और फिर जो एक प्रश्न पूछ रहा है इनके उत्तर देना। देखिए क्या पूछ रहा है, जन का मस्तिष्क किसे कहा गया है? तो यहाँ अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, अर्थात संस्कृति को जन का मस्तिष्क कहा गया है। मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास किसे कहा गया है? तो मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया, अर्थात जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, उसको श्वास और प्रश्वास कहा गया है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है भारतीय संस्कृति, या फिर राष्ट्र की संस्कृति, उसके बाद देखिए वृक्ष का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। वृक्ष के लिए कौन सा शब्द आया है? तो यहां देखेंगे, देखिए इसने कहा है कि जीवन के विटप, तो विटप का मतलब पेड़ होता है, पेड़ को ही हम वृक्ष कहते हैं, तो वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा विटप। राष्ट्र के समग्र रूप में किस किस को शामिल किया गया है? तो जो राष्ट्र का समग्र रूप है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए।
ये यहाँ देखिए, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि पहला, जन दूसरा और जन की संस्कृति, ये तीन, यानी भूमि, जन और जन की संस्कृति। राष्ट्र में विकसित पृथक पृथक संस्कृतियों का मूल आधार क्या है? तो राष्ट्र में जो विकसित हुई पृथक पृथक संस्कृतियां हैं, उन सब का मूल आधार देखिए यहाँ आया, पारस्परिक सहिष्णुता। पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय, ये उनका मूल आधार है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आएगा आपके अपठित पद्यांश का। इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वही 3-4 बार अच्छी तरह इसको पद्यांश को पढ़ लेना है, और जितना अर्थ आ रहा है उतना अर्थ आपको निकालने की कोशिश करनी है। एग्जैक्ट अर्थ नहीं आएगा, इसलिए परेशान नहीं हो। पहला प्रश्न कह रहा है कि वन में कौन जाना चाहता है? वन में कौन जाना चाहता है? तो यहाँ पहले तो इसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जब महाभारत का युद्ध हो गया था और भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि उनके कारण उनके जो सगे संबंधी है उनका नरसंहार युद्ध भूमि में हुआ है, इसलिए वो पश्चाताप, ग्लानि और क्षोभ की पीड़ा से गुजर रहे हैं, इसलिए वो उनके पास जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये शब्द आया था कि वन में कहीं तो धर्मराज न कहलाऊंगा। धर्मराज किसको कहा जाता है? धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर को। इसलिए वन में कौन जाना चाहता था? तो वन में जाना चाहता था युधिष्ठिर। एक आग तब से ही जलती है मन में, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो मन में आग लग रही है वो है पश्चाताप की आग, क्योंकि युधिष्ठिर का मन बड़ा दुखी है, उसको पश्चाताप हो रहा है कि उसने आखिर ये युद्ध क्यों किया है। तो युद्ध की आग भले ही समाप्त हो गई, लेकिन पश्चाताप की आग उसके मन में अभी भी जल रही है। मानव को देख आंखें आप झुक जाती है। आंखें झुकने का क्या कारण होता है? कोई दोषी व्यक्ति होता है तो वो अपनी आंखें झुका लेता है। तो युधिष्ठिर भी यहाँ अपने आप को दोषी मान रहे हैं। जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके लिए युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मान रहे हैं, इसलिए जब वो कोई आदमी देखते हैं तो अपने आप को दोषी समझ करके वो आंखें झुका देते हैं। जानता हूं पाप न धुलेगा वनवास से भी, पंक्ति में पाप से क्या आशय? जो परिजन थे, युधिष्ठिर के जो परिजन थे यानी कौरव, उनका युद्ध भूमि में नरसंहार किया था, उनको मारा था, तो वो परिजन को मारने का जो पाप है वहां उस पाप की बात की गई है। युद्ध भूमि में जो नरसंहार किया, अपने परिजनों को, अपने गुरुजनों को जो युधिष्ठिर ने मारा, उसे वो पाप कह रहे हैं। काव्यांश का पात्र आत्मघात क्यों नहीं करना चाहता है? काव्यांश का पात्र कौन है? युधिष्ठिर। और आत्मघात क्यों नहीं करना चाहता है? आप देखिए यहां आया है, करु आत्मघात तो कलंक घोर होगा, यानी कलंक और भारी लगेगा। एक तो पहले ही युद्ध भूमि में सबको मारने का कलंक लगा हुआ है और कलंक बढ़ जाएगा, यानी घोर कलंक उसके ऊपर और लगेगा कि इसने जो है आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने का पाप और लगेगा, इसलिए वो आत्महत्या नहीं करना चाहता है। काव्यांश का पात्र कहाँ बैठकर आंसू बहाना चाहता है? वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पर कोई नहीं हो, इसलिए कहा कि देखिए, नगर को छोड़ अतः वन जाऊंगा, पशु खग भी न देख पाए, जहां छिप किसी कंदरा में। कोई गुफा कंदरा होगी, उसमें बैठ करके वो खुल करके आंसू बहाना चाहता है। वो जानता है कि वनवास जाने से उसका पाप नहीं धुलेगा, लेकिन जो लोग उसको बार बार ताने मार रहे हैं उससे वो मुक्त हो जाएगा। खंड ब में देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं? ये आपकी उल्टा पिरामिड शैली है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 भाग है। पहला भाग इंट्रो, दूसरा भाग बॉडी, तीसरा भाग समापन। समाचार लेखन की मुख्य शैली है उल्टा पिरामिड शैली। इंट्रो में जो मुख्य खबर का हिस्सा लिखा जाता है, मुख्य खबर जो होती है
खबर का मुख्य हिस्सा यहाँ लिख दिया जाता है। उसके बाद बॉडी और समापन में ये लिखा जाता है। 4 ककार इंट्रो में प्रयुक्त होते हैं, 2 ककार यहाँ प्रयुक्त होते हैं। कविता के बहाने कविता का मूल भाव क्या है? कविता के बहाने कविता का जो मूल भाव है वो कविता का जो अस्तित्व है वो संकट में, यांत्रिकता का जो दौर आ रहा है, यांत्रिकता के दौर में कविता कहीं अपना वजूद खो नहीं दे, इसलिए कवि ने ये कविता लिखी है। कुंवर नारायण है इसके कवि। लेखक ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली क्यों कहा? किस प्रकार वो नंग धड़क होकर के जब उन पर पानी फेंका जाता है, जो कीचड़ हो जाता है, उस कीचड़ में वो लौटते हैं, जयकारा लगाते हैं, इसलिए लेखक ने इसको मेंढक मंडली कहा है। वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए, कैसे वो भी पढ़ने में अच्छा होने लग गया, गणित के प्रश्न वो भी हल कर करके आगे बताने लगा, उसके पहनावे में भी चेंज आ गया, कविताएं याद करने लगा, समय पे काम करने लगा। ऊन जोदड़ों की खुदाई में प्राप्त जलकुंड की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार जलकुंड खुदाई में जो मिला है, स्नानागार कैसे बने हुए थे, पानी की क्या निकासी की क्या व्यवस्था थी, वो सारा यहाँ लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खंड से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला है। दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? जो बच्चन जी आलावाद के प्रवर्तक हैं और यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से समय पर अपने को मंजिल प्राप्त कर लेनी चाहिए, समय निकले उससे पहले हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर लें। कविता आपने उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की पहचान थी। भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है? इसी प्रकार भक्तिन ने महादेव वर्मा को अधिक देहाती बना दिया, कैसे? जूझ उपन्यास प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष की प्रेरक कथा स्पष्ट कीजिए। यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी बच्चों की तरफदारी में ने उन्हें मॉडर्न बना दिया है, अपने विचार लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, अपने विचार लिखिए। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक थी? फीचर और आलेख में मुख्य अंतर कौन कौन से हैं? आलेख क्या है, अच्छे आलेख की विशेषताएं क्या है? कुंवर नारायण का कवि परिचय लिखना है, धर्मवीर भारती का कवि परिचय लिखना है, लेखक परिचय लिखना है। फिर सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसा, ये जो उषा कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, शमशेर बहादुर सिंह की, उसकी व्याख्या है। दूसरी देखिए, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, पतंग कविता है, पतंग कविता आलोक धनवा की, वहां से है। गद्यांश की व्याख्या देखेंगे तो हमारे देश के ऊपर जो ये मारकाट अग्निदा है, यहाँ ध्यान दीजिए सीरीज, तो सीरीज के फूल निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और चट गिड़दा डरना मत मत डरना, ये कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की, जिसमें जो प्राचीन जो कला संस्कृति वाला एक वर्ग था वो धीरे धीरे मिटता जा रहा है। ऐसी कहानी ये फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी है। उसी के आगे देखिए, आपको एक निविदा लिखनी है जिसमें आयुक्त स्कूल शिक्षा जयपुर की ओर से विद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु बात की गई हो, और सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल जो परीक्षा है उसकी तिथियों में संशोधन के लिए एक विज्ञप्ति लिखनी है। निबंध लिखने हैं राजस्थान के मेले और त्यौहार, राष्ट्र निर्माण में युवाओं को योगदान, भ्रष्टाचार एक नासूर, इंटरनेट की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन और नैतिक शिक्षा।
पीडीएफ के लिए आप प्ले स्टोर से साहित्य संगम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।